अगर आप एक यंग करियरिस्टिक वुमन हो और करीब करीब 30 इयर्स ओल्ड, अभी आपका शादी का कुछ इरादा नहीं है एंड यू आर नॉट श्योर कि आप प्रेगनेंसी कब प्लान करोगे, और आपने एग फ्रीजिंग के बारे में पढ़ा है, सुना है, देखा है, सेलिब्रिटीज़ करते हैं। आप भी सोच रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, 30 शायद बहुत जल्दी हो जाएगा और 4-5 साल वेट करती हूँ, 35 के बाद मैं सोचूंगी कि अब मुझे एग फ्रीजिंग करना है क्या। तो क्या ये सही डिसीजन है? एग फ्रीजिंग करने का राइट एज कौन सा है? तो आइए जानते हैं उसी के बारे में इस वीडियो में आज, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक्स मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एग फ्रीजिंग का राइट एज कौन सा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग फ्रीजिंग की ज़रूरत क्यों होती है और उसमें हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले आपको एक कंसेप्ट समझ के लेना पड़ेगा जो है बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो पर्टिकुलरली फीमेल्स के बारे में, स्त्रियों के विषय में बहुत फास्ट टिक करता रहता है। इसका मतलब ये है कि आपका जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके एग्स कम होते जाते हैं और वैसे वैसे आपका नेचुरली प्रेग्नेंट होने का चांस भी कम होता है। देखिए, प्रेगनेंसी यानी कि एम्ब्रियो बनता है एग से और स्पर्म से। स्पर्म मेल पार्टनर की बॉडी से आता है, एग आपकी बॉडी से आता है। मेल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर 3 महीने में स्पर्म उनके बनते ही रहते हैं, बाहर आते हैं ऐसे। लेकिन फीमेल्स को ऐसे नहीं बनाया गया है। तो कोई भी फीमेल बेबी जब बॉर्न होता है तब उसको लाइफ में लगने वाले सारे एग्स के साथ वो बॉर्न होता है बेबी। वो एक स्टोरेज होता है उनके ओवरीज में, और वो एग्स डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं। फिर धीरे धीरे उनमें से जो कुछ एग्स बढ़ते जाएंगे, जैसे पीरियड्स का एक चालू हो जाएगा, मेनार्की आ जाएगी और यूज़ होते जाएंगे। लेकिन ये जो मैक्सिमम नंबर था एग्स का, वो कब था? जब वो बॉर्न हुआ था बेबी। और उसके बाद ये टोटल नंबर कम ही होता जाता है। उसमें नया कुछ हम नहीं डाल सकते, नया कुछ बॉडी नहीं प्रोड्यूस करती है। जो भी वो बेबी उसकी मदर के वूम में था उस टाइम पे उन्होंने जो प्रोड्यूस किए एग्स, वही उनको लाइफ पर चलाने हैं। तो आप देख सकते हो एज का कितना ह्यूज इम्पैक्ट है फीमेल्स में। तो जैसे जैसे ऑब्वियसली एज बढ़ता जाएगा, ये एग्स का टोटल नंबर कम ही होता जाएगा। भले वो एग्स यूज़ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन बॉडी तो उसके हिसाब से ही काम करेगी। तो इसी के लिए इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। तो 30 में जितने एग्स होंगे उसने 35 में कम होंगे, उससे 40s में कम होंगे, उसके बाद पूरे ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद मेनोपॉज आ जाएगा। इसका मतलब है नेचुरल प्रेग्नेंट होने का चांस जो 25 में है उससे 30 में कम है, 30 से ज़्यादा 35 में कम है, 35 से ज़्यादा 40 में कम है, और उसके बाद तो खुद के एग्स से प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत ही कम है। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं उस एज ग्रुप के या उनके जिनके एग्स ख़त्म ही हो गए हैं, तो उन्हें प्रेग्नेंट बनने का अलग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, वो है डोनर एग ट्रीटमेंट। तो एग फ्रीजिंग का बेसिक कंसेप्ट ये है कि आप ओल्ड एज में भी, भले आप शादी लेट करो या प्रेगनेंसी का प्लानिंग लेट करो, लेकिन उस एज में भी आप अगर आपको आपको कोई चांस मिल रहा है कि आप खुद के एग से प्रेग्नेंट हो, तो वो ये चांस है। आप आपके एग्स यंग एज में प्रिजर्व करके रख सकते हो, जो आप थोड़े से बड़े होने के बाद, थोड़े से ओल्डर एज में उनको यूज़ करके आप उससे एम्ब्रियो बना के आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो इट इज़ लाइक अ पूल फॉर फीमेल्स। लेकिन उसका राइट एज कौन सा है? तो उसके लिए राइट एज समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका सक्सेस किस तरह से वर्क करता है। तो नॉर्मली एग फ्रीजिंग करने के लिए हम आपको हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं जो आपके पीरियड के सेकंड डे से 9-10 दिन के लिए लगते हैं। उसके बाद आपका एक प्रोसीजर होता है अंडर एनेस्थीसिया, जिसमें हम निडल पंक्चर करके आपके एग्स निकाल के लेते हैं। हम आपके सारे एग्स नहीं निकालते हैं, उस साइकिल में जो बढ़ते हैं 9, 10, 7, 5 जो भी नंबर रहेगा, आपकी फिजियोलॉजी के हिसाब से, आपके एग रिजर्व के हिसाब से आपकी बॉडी डिसाइड करती है कि हर साइकिल में कितने फॉलिकल्स आगे आ सकते हैं। वही फॉलिकल्स हम बढ़ा सकते हैं जिनमें एग्स होंगे। तो
समझो हमने आपके निकाले एग्स और वो 10 एग्स है, तो वो हम फ्रीज़ कर देंगे। जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए आ जाओगे मे बी 3-4 ईयर्स के बाद, और तब हम वो फ्रीज़ किए हुए एग्स निकाल लेंगे, थॉ करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर को लाएंगे। तो 10 में से हो सकता है 7-8 ही अच्छे से सर्वाइव हो, 1-2 हो सकता है अच्छे नहीं थे और अच्छे सर्वाइव नहीं होंगे। तो अभी हमको काम जो चलाना है वो 7-8 से ही चलाना है। उन 7-8 एग्स को हम स्पर्म्स, हस्बैंड के स्पर्म के साथ फ्यूज़ करेंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे। हो सकता है उसमें से सारे के सारे एम्ब्रियो के ब्लास्टोसिस स्टेज तक नहीं पहुँचे, क्योंकि जो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रहेगा, जो स्पर्म अच्छी क्वालिटी का रहेगा, उससे बनने वाला एम्ब्रियो ही ब्लास्टोसिस तक जा सकता है। और ये हम पहले असेस नहीं कर सकते, ये रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस होता है कि ब्लास्टोसिस स्टेज तक गया मतलब वो एग या स्पर्म अच्छा था। तो नॉर्मल परसेंटेज होता है 60% ही एग्स फर्टिलाइज होने के बाद ब्लास्टोसिस स्टेज तक जाते हैं। तो समझ लीजिए हमारी शुरुआत 8 से हुई है अभी, तो हो सकता है उसमें से 4-5 ही उस स्टेज तक जाएंगे, और उसमें से उनके ग्रेड्स अलग अलग होंगे, तो उसमें से हम बेस्ट सेलेक्ट करेंगे और अंदर छोड़ेंगे। तो अगर हम एक बहुत अच्छा ए या बी ग्रेड का एम्ब्रियो अंदर छोड़ रहे हैं यूट्रस के अंदर, तो हमारा सक्सेस का चांस अच्छा रहता है, करीब करीब 60-70%। लेकिन वही एम्ब्रियो अगर सी ग्रेड का है तो वो चांस कम हो जाता है, 40-50% तक आ जाता है। तो मेरे पास 3-4 है तो हम सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा अच्छा है, लेकिन हमारे पास एक ही एम्ब्रियो है तो सिलेक्शन का चांस नहीं है। तो उससे जितना चांस रहेगा 30% 40%, उससे ही हमें काम चलाना पड़ेगा। और ये एक ही क्यों बनेगा अगर मेरे पास एक्स कम है तो इसी के लिए ऐसे टाइम पे आपने एक फ्रीजिंग का सोचना चाहिए जिस टाइम पे हम आपके एटलीस्ट 10-15 एग्स निकाल के फ्रीज कर सके, ताकि अगर आप ये बाद में का मैथमेटिक्स देखोगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा कि हमें अच्छा एम्ब्रियो मिले। तो बहुत बार पेशेंट्स जैसे काफ़ी लेट एज में आ जाते हैं, जैसे 35-36, उस टाइम पे उनका खुद का एग रिजर्व बहुत कम होता है, AMH <<1 होता है, फॉलिकल्स सोनोग्राफी करने पर 2-4 ही दिखते हैं। तो इंजेक्शन दे के बढ़ाएंगे तो भी वो 2-4 ही बढ़ेंगे, तो उनमें से हम एग्स निकालेंगे, समझो 4 एग्स भी मिल गए और हमने फ्रीज किया, तो भी वहाँ से सक्सेस मिलने का चांस आप देख सकते हो कि अभी हाफ हो जाता है। तो कंसिडरिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, एक फ्रीजिंग करना उस एज पे चाहिए जहाँ पे हम ज़्यादा अच्छे नंबर में एग्स निकाल के प्रिजर्व कर सकें। तो वैसे देखा जाए तो राइट एज इज़ 30 ±2-3 साल बोल सकते हो, लेकिन वो करने के लिए अगर आप 35 तक वेट करोगे और उसके बाद सोचोगे तो डेफिनेटली वो सही नहीं है। अगर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी पेशेंट्स में कि 35 तक उन्होंने इस ऑप्शन के बारे में सोचा ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था और तभी उनको पता चला। तो कुछ भी नहीं करने से डेफिनेटली वो अच्छा है उस एज में भी, कि आप एटलीस्ट कुछ तो प्रिजर्व करके रख रहे हो, आपको पता है चांसेस कम रहेगा। लेकिन अगर आप यंग हो तो, और आपको पता है अभी आपको प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है इन नियर फ्यूचर, तो एक फ्रीजिंग का डिसीजन अर्ली लेना इज़ ऑलवेज बेटर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो हमारा क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला चेंबूर एरिया में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। थैंक यू।